I request to all of you please watch this video till end. After watching this you will get the vibes of physics, maths and astronomy in a single video. कॉमेट्स, यूँ तो आपने इस सातिर हमलावर का नाम सुना ही होगा। ये अंतरिक्ष के भयानक दैत्यों में से एक है। एस्टेरॉयड के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला अगर कोई राक्षस है तो ये कॉमेट्स ही हैं। मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहले कॉमेट का जिक्र केपलर ने किया था, उसके बाद गैलीलियो, न्यूटन एंड हैली ने। असल में आज भी बहुत सारे लोग पृथ्वी पे ऐसे हैं जिन्हें कॉमेट्स और एस्टेरॉयड के बीच का डिफरेंस नहीं पता। तो जान लो, एस्टेरॉयड यानी धूमकेतु, अंतरिक्ष में तैरते हुए पत्थर, और इसका बसेरा ज़्यादातर एस्टेरॉयड बेल्ट में ही होता है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। और कॉमेट यानी पुच्छल तारा, दरअसल ये भी एक तरह का पत्थर ही है, मगर इसकी लोकेशन हमारे सौर मंडल के अंतिम भाग ओट क्लाउड में स्थित है। और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं ना, तो हम ठंडे इलाके में पहुंचते जाते हैं। शायद इसीलिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इतने ठंडे ग्रह हैं। कॉमेट्स का मुख्य स्थान मैंने बता ही दिया कि ओट क्लाउड में होता है। ओट क्लाउड के विषय में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, अगर आप चाहें तो उसे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। दूर होने के कारण कॉमेट पे बर्फ के परत जमना लाजमी है, क्योंकि स्पेस का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ना, वो लगभग -250 डिग्री सेल्सियस होता है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन मुझे मिनिमम पता है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया। जब वो कॉमेट ग्रेविटेशन पुल से अपना ऑर्बिट को छोड़ देता है और समय के साथ इंटरस्टेलर रफ्तार से वो सन के काफ़ी करीब से गुजरता है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से उसका आइसी पार्ट पिघल जाता है। कॉमेट का आइसी पार्ट पिघल जाता है, और चूंकि उसके पास एक सस्टेनेबल वेलोसिटी होती है, इसीलिए वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। देखो, ध्यान से देखो इसका फिगर, ये है इसका टेल और ये इसका हेड। शायद आपको एक चीज़ का ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका और मेरा दोनों का रिविजन हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जब हमारा सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो बहुत सारे पत्थरों का समूह मिलकर के हमारे ग्रहों का निर्माण किए थे, और धीरे धीरे समय के साथ वो पत्थर एक स्थान पर जा करके अपना बसेरा बना लिया, जिसे हमने ओट क्लाउड और कुइपर बेल्ट का नाम दिया। तो मित्रों, फैक्ट ये है, असल में फैक्ट ये है कि हर पत्थर अंतरिक्ष का, हर पत्थर एस्टेरॉयड ही है, मगर कुछ डिफरेंस के कारण वो कॉमेट का रूप ले लेती है। डिफरेंस नंबर 1, अगर कोई एस्टेरॉयड 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से सन से दूर है तो वो कॉमेट कहलाएगी। डिफरेंस नंबर 2, अगर कोई एस्टेरॉयड पे बर्फ की परत है तो वो कॉमेट कहलाएगी। डिफरेंस नंबर 3, अगर कोई एस्टेरॉयड 6 पाई का रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसे हम लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉमेट कहते हैं। और यही अगर वो एस्टेरॉयड 2 पाई का रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसे शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉमेट कहते हैं। यूँ तो कॉमेट का श्रेय सर एडमंड हैली को जाता है, क्योंकि उन्होंने सन 1687 में उन्होंने सर आइजैक न्यूटन के साथ प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका के ज़रिए कॉमेट्स को स्टडी किया था और काफ़ी कुछ पता किया। मगर जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो पता ये चलता है कि कॉमेट्स के विषय में और इसकी जो खोज हुई थी ना, आज से 3500 साल पहले दुनिया के कई प्रांतों में उनके बेस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई थी। लेकिन सबसे पहले इसकी खोज ईसा के जन्म से 1200 साल पहले भारत में ही खोजी गई थी। श्री 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 वेदा आचार्य नारायण ने इसे खोजा था। ये और कोई नहीं, ये महाराज विक्रमादित्य के राज पुरोहित हुआ करते थे। ये राज पुरोहित के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे और महान अर्थशास्त्री भी। और विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, ये इनको अपना आदर्श मानते थे। ग्रीक सभ्यता में भी अरिस्टोटल ने अपने वेरियस थ्योरीज और ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया था इस कॉमेट के बारे में कि क्या होता है और क्या नहीं। इनका मानना था कि ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन होती है और कुछ नहीं। अगर ग्रीक की बात हो ही रही है तो नॉर्स मैथोलॉजी इसके बारे में क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार कॉमेट दरअसल जायंट यमीर्स का स्कल है। यमीर और कोई नहीं, ओडिन है ना, ओडिन के जो भाई, उनका एक दुश्मन था। दरअसल ये ओडिन का भी दुश्मन था। तो एक युद्ध में थॉर और ओडिन के साथ मिल करके उसने हरा दिया था पूरे के पूरे एस्गार्ड को। तो फिर ओडिन ने अपनी सुपर पावर से पता नहीं क्या किया और उसके बाद उसके स्कल को तोड़ दिया। तो उसकी जो स्कल थी ना, वो पृथ्वी पे गिर गई थी। तो इसीलिए वो नॉर्स मैथोलॉजी में उसमें मानता है कि हमेर्स का स्कल है। दुनिया के अलग अलग प्रांत में अपनी अपनी मान्यता है कॉमेट्स के बारे में। किसी का ये मानना है कि ये प्रलय का संकेत है, तो किसी का ये मानना है कि बस ये होता ही रहता है। हाल के कुछ खगोल शास्त्री और पुरातत्वों ने दुनिया के कुछ खास जगह के छानबीन की है।
उनकी छानबीन के अनुसार इजिप्ट और भारत में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिसे देखकर वे दंग रह गए। उनके जांच के अनुसार एंशिएंट भारत और एंशिएंट इजिप्ट में कुछ ऐसे मंदिर और पिरामिड बनाए गए थे जो कि आसमान से आने वाले भयंकर से भयंकर एस्टेरॉयड, मीटियोराइट्स और कॉमेट्स के धज्जियां उड़ा देते। पुरातत्वों के अनुसार उन्हें फिफ्थ एलिमेंट या फिफ्थ फोर्स का पता चला, एक ऐसा एलिमेंट जो ना तो जीवित है और ना ही मरा हुआ, वो अजन्मा है। इसका प्रूफ हमें सदियों पहले मिलता है, बीते हुए कुछ सदियों में मिलता है। स्वामी विवेकानंद और सर निकोला टेस्ला, ये दो इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने फिफ्थ फोर्स और फिफ्थ एलिमेंट के बारे में सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति बने। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। उन्होंने अपने एक पुस्तक में उल्लेख किया है कि इंसानी जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके ज़रिए हम उस पांचवें तत्व का स्वयं ही निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने ध्यान और समाधि के ज़रिए इस का पता लगाया और उनका ये भी मानना था और ये भी कहना था कि इंसान चाहे तो अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क करके उसे उल्का पिंड और धूमकेतु को नष्ट कर सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस बात का प्रूफ सर निकोला टेस्ला ने भी दिया था। उनका सबसे फेमस नंबर है 369। आपने में से बहुत सारे लोगों ने ये नंबर का कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा। उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड के ऐसे अल्पसंख्य नंबर हैं जिसे हम चाहें जब चाहे तो हम अपना डीएनए प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। हम अपना शरीर का आकार भी बदल सकते हैं और शरीर भी बदल सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को भेजते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन हमें भेजता है एक फ्रीक्वेंसी के रूप में। और उनका एक फेमस कोट है कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है, जो करता है यूनिवर्स करता है और सब कुछ वही करता है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।